आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि एक बेहद सुरक्षित किला है। अच्छा, एक अभेद्य किला जिसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं। बिल्कुल, दीवारें इतनी मजबूत हैं कि कोई भी बाहरी दुश्मन अंदर नहीं आ सकता। लेकिन जैसे जैसे दशक बीतते हैं उन दीवारों के पत्थर थोड़ा खिसकने लगते हैं। हाँ, और जो सुरक्षाकर्मी अंदर हैं वो शायद अपना गश्त लगाने का रास्ता बदल देते हैं। सही कहा। और किले के अंदर काम करने वाले लोग दरवाजों पर नए ताले लगा देते हैं। बाहर से देखने पर किला अभी भी वैसा ही मजबूत और सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर काम करने का पूरा तरीका पूरी तरह से बदल चुका होता है। एकदम सही। और क्या ऐसा हो सकता है कि मानव मस्तिष्क भी उम्र बढ़ने के साथ बिल्कुल यही करता हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो अगर किसी ने कभी कोई रिसर्च पेपर खोला है और सोचा है इसे समझना तो है लेकिन ये बहुत जटिल है, तो ये कार्यक्रम खास उनके लिए है। बिल्कुल, क्योंकि हर दिन हजारों रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हैं। हाँ, और उनमें से ज्यादातर बहुत सटीक, ज्ञानवर्धक और गैर विशेषज्ञों के लिए आसानी से पढ़ने में लगभग असंभव होते हैं। लेकिन उनके अंदर के विचार चिकित्सा, तकनीक, व्यापार और समाज को आकार देते हैं। सही बात है। वन पेपर ऑर्बिट में स्वागत है, जो एक रिसर्च पेपर कार्यक्रम है। यहाँ पीयर रिव्यूड की गई रिसर्च को लिया जाता है और बिना किसी अनुमान या अतिशोक्ति के उसे स्पष्ट, संरचित बातचीत में बदला जाता है, ताकि मूल काम को समझने में आसानी हो सके। जी, आज हम आइडा कमालियन, पोलिना शिचकोवा, माको टॉग्नेट्टी, क्रिस्टोफर बेलो, सारा जी हो, रोलिन ब्रूडरा, लुकास राइटर, यूहान फेंग, माइकल डब्ल्यू लट्स और अभय मोगेकर द्वारा लिखित एक पेपर पे चर्चा कर रहे हैं। और इस पेपर का शीर्षक है अनवेलिंग प्रोटियोमिक एंड पेप्टाइड लेवल मॉडिफिकेशंस इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड प्लाज्मा इन नॉर्मल कॉग्निटिव एजिंग। हाँ, जिसे 18 नवंबर 2025 को कम्युनिकेशंस मेडिसिन में प्रकाशित किया गया था, जो कि एक नेचर पोर्टफोलियो जर्नल है। और ये चर्चा क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 4.0 लाइसेंस के तहत प्रकाशित एक पेपर पर आधारित है। बिल्कुल, मूल लेखकों को उनके काम का पूरा श्रेय दिया जाता है। यह कार्यक्रम शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए एक अनुकूलित स्पष्टीकरण प्रदान करता है, जिसका पूरा उद्धरण और लाइसेंस विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो किले वाली बात से जो आपने शुरुआत की थी, वो इस विषय की गहराई में उतरने के लिए बेहतरीन है ना? मुझे भी लगा कि ये सटीक बैठती है। हाँ, क्योंकि आज जिस रिसर्च पर हम चर्चा कर रहे हैं वो उम्र बढ़ने की पूरी प्रक्रिया को देखने का नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल। तो आइए इस पूरे विचार को थोड़ा खोलकर समझते हैं। अक्सर जब भी बढ़ती उम्र या एजिंग के बारे में बात होती है, खास तौर पर दिमाग के संदर्भ में, तो बातचीत तुरंत बीमारियों की तरफ मुड़ जाती है। हाँ, अल्जाइमर, डिमेंशिया, याददाश्त का कम होना, मतलब ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापे का मतलब ही कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। सही कहा, लोग स्वस्थ बुढ़ापे के बारे में बात ही नहीं करते। और यही इस अध्ययन की सबसे दिलचस्प बात है। ये एक पूरी तरह से अलग और ताज़ा सवाल पूछता है। ये अध्ययन पूछता है कि जब एक इंसान पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, जब उसका दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा होता है, हाँ, तब भी उम्र बढ़ने के साथ उसके शरीर के अंदर एकदम मॉलिक्यूलर स्तर पर क्या बदलाव हो रहे होते हैं। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए शोधकर्ताओं ने जो रास्ता चुना वो इस अध्ययन को इतना खास बनाता है। मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया। जी बिल्कुल, बताइए। उन्होंने 52 युवा वयस्कों को लिया जिनकी औसत उम्र करीब 29 साल थी, और साथ ही 40 बुजुर्गों को शामिल किया जिनकी औसत उम्र 69 साल थी। अच्छा, 29 साल और 69 साल। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी 40 बुजुर्ग मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ थे। मतलब उन्हें कोई डिमेंशिया या अल्जाइमर नहीं था? बिल्कुल नहीं। उनके सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता पूरी तरह से सामान्य थी। शोधकर्ताओं ने उनके ब्लड यानी प्लाज्मा और ब्रेन फ्लूइड के सैंपल लिए। ब्रेन फ्लूइड, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF भी कहते हैं, है ना? हाँ, CSF। और मजे की बात यह है कि प्लाज्मा और CSF दोनों के सैंपल एक ही समय पर लिया गया। ब्लड और ब्रेन फ्लूइड दोनों एक साथ? हाँ, ये वाकई महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो तरीका है जिससे उन्होंने इन सैंपल्स की जांच की। आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बात कर रहे हैं। हाँ, पुराने तरीके से जब वैज्ञानिक प्रोटीन्स की जांच करते थे, मतलब एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए, तो वो ऐसा था जैसे ये देखना
कि गैराज में कार खड़ी है या नहीं। गैराज का दरवाजा खोला, देखा कि हाँ, कार मौजूद है और बस। बिल्कुल, जांच पूरी हो गई। ये टेस्ट सिर्फ प्रोटीन की मौजूदगी को पहचानता था, लेकिन इस अध्ययन में उन्होंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक का उपयोग किया है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड तकनीक है। तो क्या इस तकनीक को कार के बॉनेट को खोलकर इंजन के एक-एक नट बोल्ट को चेक करने जैसा माना जा सकता है? ये उपमा एकदम सटीक है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री सिर्फ कार की मौजूदगी नहीं देखती, ये कार का वजन और उसकी बनावट भी देखती है। अरे वाह! एंटीबॉडी टेस्ट को आप फेशियल रिकग्निशन कैमरे की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? अगर किसी व्यक्ति ने टोपी पहन ली है तो शायद कैमरा उसे फिर भी पहचान ले, लेकिन ये दर्ज नहीं करेगा कि उसने टोपी पहनी है। समझ रही हूँ। वो बस कहेगा कि हाँ, ये वही व्यक्ति है। बिल्कुल, लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री हर एक प्रोटीन के वजन को मॉलिक्यूलर स्तर पर मापती है। अगर प्रोटीन के विशाल ढांचे में से एक छोटा सा पेंच भी गायब है, या मान लीजिए उस पर जंग का एक छोटा सा कण भी लगा है, हाँ, तो उसका वजन थोड़ा सा बदल जाएगा और मास स्पेक्ट्रोमेट्री उसे तुरंत पकड़ लेगी। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और शरीर के अंदर प्रोटीन्स ही वो मशीनें हैं जो सब कुछ चला रहे हैं। सही कहा, वे हमारे शरीर के वर्कहॉर्स हैं। वे सिर्फ ईंटें नहीं हैं, वे 3D ऑरिगेमी की तरह हैं जो खुलती हैं, मुड़ती हैं और अपना काम करती हैं। और जब वैज्ञानिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री से देख रहे हैं तो वे प्रोटीन के भीतर झांक रहे हैं, एकदम पेप्टाइड स्तर पर। मतलब वे देख रहे हैं कि एक प्रोटीन कहाँ से कट रहा है या उस पर कौन सा नया टैग लग गया है। ठीक यही हो रहा है। और इसी गहराई की वजह से शोधकर्ताओं को ऐसे रहस्य दिखाई दिए जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। क्योंकि पहले हम सिर्फ ऊपरी तौर पर देख रहे थे। बिल्कुल, जब हम केवल प्रोटीन की कुल मात्रा देखते हैं तो लगता है कि युवा और बुजुर्गों में सब कुछ एक जैसा है। लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री से देखने पर सच्चाई सामने आती है। हाँ, पता चलता है कि बुजुर्गों में वे प्रोटीन पूरी तरह से अलग व्यवहार कर रहे हैं। तो चलिए इस मॉलिक्यूलर इंजन के अंदर झांकते हैं। सबसे पहले उन बड़े बदलावों की बात करते हैं जो खून और ब्रेन फ्लूइड के बीच हो रहे हैं। हाँ, जिन्हें हम मैक्रो चेंजेस कह सकते हैं। उनसे कौन सी चीज दिमाग के अंदर आ सकती है और कौन सी नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि बढ़ती उम्र का इस दीवार पर क्या असर होता है। जो मैक्रो चेंजेस सामने आए वे बहुत चौंकाने वाले हैं। अध्ययन में पाया गया कि बुजुर्गों के CSF में यानी ब्रेन फ्लूइड में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के घटक काफी बढ़ गए हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, जिसे ECM भी कहते हैं। हाँ, ECM को दिमाग के अंदर का मचान या स्कैफोल्डिंग समझा जा सकता है, जो कोशिकाओं को सहारा देता है। अच्छा, तो ये मचान बढ़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, खून का थक्का जमाने वाले पाथवे भी ब्रेन फ्लूइड में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। खून का थक्का जमाने वाले पाथवे दिमाग के अंदर? हाँ, विशेष रूप से एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। जी बताइए। फाइब्रिनोजन ब्रेन फ्लूइड में क्या कर रहा है? मतलब अगर वो खून का प्रोटीन है जो चोट लगने पर थक्का जमाता है, तो उसका दिमाग के अंदर होना तो बहुत अजीब है। बिल्कुल अजीब है। ये तो ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी स्विस बैंक की एक बेहद सुरक्षित तिजोरी है और उस तिजोरी के अंदर अचानक सड़क बनाने वाला डामर मिल जाए। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? अगर तिजोरी के अंदर डामर है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि तिजोरी की दीवार टूट रही है। बिल्कुल। क्या ब्लड ब्रेन बैरियर में रिसाव हो रहा है? बिल्कुल। और शोधकर्ताओं ने देखा कि बुजुर्गों के ब्रेन फ्लूइड में ये फाइब्रिनोजन 40% बढ़ गया है। 40%? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और दूसरी ओर प्लाज्मा में यानी खून में IGF-1 सिग्नलिंग पाथवे कम हो गया है। IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। सही पहचाना। इसे लंबे और स्वस्थ जीवन से जोड़ा जाता है। तो मतलब खून में अच्छी चीजें कम हो रही हैं और दिमाग के किले में बाहरी चीजें घुसपैठ कर रही हैं। यही वो रिसाव है जिसकी वजह से खून के प्रोटीन धीरे धीरे दिमाग के किले में प्रवेश कर रहे हैं। उम्र के साथ ब्लड ब्रेन बैरियर कमजोर पड़ने लगता है। और जब डामर जैसा बाहरी तत्व दिमाग के अंदर घुसता है तो जाहिर है दिमाग कुछ तो करेगा। बिल्कुल। दिमाग की रक्षा प्रणाली, जिन्हें माइक्रोग्लिया कोशिकाएं कहते हैं, सतर्क हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि कोई घुसपैठिया आ गया है, तो वे हमला कर देती हैं। हाँ, और इसके परिणाम स्वरूप एक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे इन्फ्लेमेजिंग कहा जाता है। इन्फ्लेमेजिंग मतलब इन्फ्लेमेशन और एजिंग का कॉम्बिनेशन। एकदम सही। ये कोई बहुत बड़ा संक्रमण नहीं है, बल्कि उम्र के साथ होने वाली एक हल्की लेकिन लगातार बनी रहने वाली क्रॉनिक सूजन है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास लगता है मुझे। वो क्या? अगर दिमाग की दीवार रिस रही है, अंदर फाइब्रिनोजेन जमा हो रहा है
और इम्यून सिस्टम लगातार सूजन पैदा कर रहा है, हाँ, तो ये 69 साल के लोग पूरी तरह से स्वस्थ कैसे हैं? मतलब वे अपनी चाबियां कहाँ रखी हैं, ये कैसे याद रख पा रहे हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब दिमाग की क्षतिपूर्ति या कॉम्पेंसेशन करने की क्षमता में छुपा है। अच्छा, तो दिमाग खुद को ढाल लेता है? हाँ, ये सूजन डिमेंशिया के मरीजों जैसी भयंकर नहीं होती। स्वस्थ बुजुर्गों का दिमाग इस हल्की सूजन के साथ जीना सीख लेता है। अरे वाह! वे अतिरिक्त न्यूरल पाथवे बना लेते हैं। हालांकि इसके साथ ही कई प्रकार के कोलेजन्स भी कम हो रहे होते हैं। कोलिजन्स, जो दीवार को मजबूत रखते हैं? बिल्कुल, जिससे ईसीएम का वो जाल कमजोर पड़ रहा होता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को मजबूत रखता है। ये एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है। सच कहूं तो ये थोड़ा डरावना भी है और अद्भुत भी। मैं समझ सकता हूँ। मतलब स्वस्थ लोगों के दिमाग में भी ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है, लेकिन शरीर इसके साथ तालमेल बिठा रहा है। तो यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि अब हम और भी गहराई में जाने वाले हैं। हाँ, क्योंकि अब हम मैक्रो स्तर यानी इस दीवार के लीक होने से आगे बढ़कर उस माइक्रो स्तर पर जाएंगे। एकदम नट बोल्ट्स का स्तर। जी, ऐसे बदलाव जिन्हें पुराने टेस्ट्स कभी पकड़ ही नहीं पाते। ऐसे प्रोटीन्स के बारे में समझना जरूरी है जिनकी कुल मात्रा तो नहीं बदलती, लेकिन उनका आकार या बर्ताव बदल जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण एपोई नाम का प्रोटीन है। एपोई, अल्जाइमर्स रिसर्च के क्षेत्र में तो एपोई बहुत मशहूर है। हाँ, अल्जाइमर से इसका बहुत गहरा नाता है। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन में एपोई के कुल स्तर को देखा तो युवा और बुजुर्गों के बीच कोई खास अंतर नहीं मिला। तो एंटीबॉडी टेस्ट कहता कि सब कुछ सामान्य है, प्रोटीन अपनी जगह पर मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पेप्टाइड स्तर पर देखा गया तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आई। और वो कहानी ये थी कि प्रोटीन मौजूद तो है, लेकिन वो टूट रहा है। सही कहा। उन्होंने देखा कि बुजुर्गों में ये एपोई प्रोटीन एक खास जगह से कट रहा है। विज्ञान की भाषा में कहें तो क्लीव हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये कोई रैंडम टूट-फूट नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, ये ठीक उसके लिपिड रिसेप्टर बाइंडिंग साइट के पहले की जगह से टूट रहा है। लिपिड रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, यानी ये वह हिस्सा है जहां से इस प्रोटीन को कोशिका के रिसेप्टर से जुड़ना होता है। हाँ, अमीनो एसिड 144 के पास से। इसे ऐसे समझा जा सकता है क्या? मान लीजिए घर के मुख्य दरवाजे की चाबी है। अच्छा। चाबी जेब में मौजूद है, यानी प्रोटीन शरीर में मौजूद है, लेकिन उस चाबी के सामने के दांत घिस चुके हैं या टूट गए हैं। और फिर जब उस चाबी को ताले में लगाया जाता है तो वो अंदर तो चली जाती है, लेकिन घूमती नहीं है, ताला नहीं खुलता। क्या ठीक ऐसा ही शरीर के अंदर हो रहा है? ये चाबी और ताले वाली उपमा यहाँ एकदम सही है। अरे वाह! प्रोटीन वहाँ है, लेकिन अब वो अपने रिसेप्टर्स यानी तालों से ठीक से जुड़ नहीं सकता। तो इससे नुकसान क्या होता है? एपोई करता क्या है असल में? एपोई का मुख्य काम शरीर और दिमाग में लिपिड मतलब फैट और कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे कचरा उठाने वाले ट्रक जो सड़कों से कोलेस्ट्रॉल हटाते हैं? बिल्कुल वैसे ही। अब अगर ट्रक यानी प्रोटीन मौजूद हैं, लेकिन उनका डॉकिंग सिस्टम या रिसेप्टर साइट टूट गया है, तो वे अपना माल खाली नहीं कर पाएंगे। एकदम सही। इस वजह से शरीर में लिपिड मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये सिर्फ उम्र बढ़ने की एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, स्वस्थ बुढ़ापे में भी चाबियां घिस रही हैं और ट्रकों के डॉकिंग सिस्टम खराब हो रहे हैं। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक छोटा सा कट पूरे प्रोटीन के काम करने के तरीके को बदल सकता है। ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री की ताकत है जो हमें ये सब दिखा रही है। तो जब प्रोटीन्स के कटने और अल्जाइमर की बात हो ही रही है, तो मुझे लगता है एपीपी का जिक्र आना स्वाभाविक है। एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, अल्जाइमर का सबसे मशहूर खलनायक। हाँ, ये वो प्रोटीन है जिसे हर कोई अल्जाइमर की उस कुख्यात प्लाक से जोड़कर देखता है जो दिमाग में जम जाती है। एमाइलॉइड बीटा प्लाक। जी, तो इस स्वस्थ उम्र बढ़ने वाले अध्ययन में एपीपी के साथ क्या होता दिखा? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ दिमाग में प्लाक नहीं बन रही होगी। आपकी उम्मीद बिल्कुल सही है। और अगर इस अध्ययन के सबसे क्रांतिकारी निष्कर्षों की बात करें तो वो एपीपी से ही जुड़ा है। अच्छा, ऐसा क्या मिला उन्हें? स्वस्थ बुजुर्गों में एपीपी प्रोटीन की कुल मात्रा नहीं बदली। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एमाइलॉइड बीटा का अनुपात भी नहीं बदला, जो कि अल्जाइमर का सबसे बड़ा मार्कर माना जाता है। तो मतलब वो सुरक्षित है। हाँ, लेकिन, और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। फिर से वही बात, ये प्रोटीन कट जरूर रहा है, बस किसी अलग जगह से। अगर ये अल्जाइमर वाला रास्ता नहीं ले रहा है,
तो फिर ये कट कहाँ से रहा है? अल्जाइमर में एपीपी आमतौर पर एक खास जगह से कटता है जिसे बेस क्लीवेज साइट कहते हैं। BACE, बेस क्लीवेज साइट। हाँ, जब ये यहाँ से कटता है तो एक हानिकारक प्लाक बनती है जो न्यूरॉन्स को मार देती है। जो कि बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। लेकिन इन स्वस्थ बुजुर्गों में बेस साइट्स पर कटने की प्रक्रिया वास्तव में कम हो गई। अरे वाह, तो मतलब खतरा कम हो गया। हाँ, और इसके बजाय एक अलग जगह पर क्लीवेज बढ़ गया। ये वो हिस्सा है जो कॉपर को बांधने का काम करता है। कॉपर मतलब तांबा, जैसे घरों में बिजली की तारों में होता है। बिल्कुल उसी तरह न्यूरॉन्स भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल भेजने के लिए कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि दिमाग में भी कॉपर होता है। ये दिमाग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो खतरनाक भी हो सकती है। तो जब APP प्रोटीन इस कॉपर बाइंडिंग साइट से कटता है तो क्या होता है? तब न्यूरॉन्स में कॉपर को नियंत्रित करने और खुद को सुरक्षित रखने की क्षमता बदल जाती है। ये तो ऐसा है जैसे किसी को एहसास हो कि उसके घर के पास खड़ा एक पेड़ गिरने वाला है। अच्छा, कैसे? अगर वो पेड़ सीधा गिरा तो घर पर गिरेगा और उसे तबाह कर देगा। घर मतलब दिमाग और तबाही मतलब अल्जाइमर। सही जा रही हैं आप। तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो जानबूझकर पेड़ को एक अलग कोण से काटता है, यानी कॉपर बाइंडिंग साइट से क्लीवेज करता है, ताकि पेड़ घर पर न गिरकर सुरक्षित रूप से खाली बगीचे में गिर जाए। हाँ, पेड़ तो अभी भी कट रहा है, लेकिन तबाही टल गई है। ये एक बहुत ही सुंदर और सटीक रूपक है। शुक्रिया। एक स्वस्थ दिमाग उम्र बढ़ने पर अपने एपीपी प्रोटीन को अल्जाइमर वाली खतरनाक सड़क पर जाने ही नहीं दे रहा। वो उस नुकसान को दूसरे रास्ते पर मोड़ रहा है। ये एक तरह का ऑटो पायलट डिफेंस सिस्टम लगता है, मतलब शरीर खुद को बचा रहा है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये बचाव सिर्फ बड़े प्रोटीन्स तक सीमित है, या उन सूक्ष्म हिस्सों में भी ऐसा ही हो रहा है जो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ते हैं? आप सिनेप्स की बात कर रही हैं? हाँ, न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन। यहाँ भी कुछ बेहद गहरे और सूक्ष्म बदलाव हो रहे हैं। सिनेप्स पर कई स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को आपस में चिपकाए रखते हैं। जैसे कि वे कोई गोंद हो। जी, जैसे कि NRXN1 और NRCAM। इन प्रोटीन्स में कटने के अलावा एक और प्रक्रिया देखी गई है जिसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन, इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये प्रोटीन पर किसी तरह का केमिकल ठप्पा लगाने जैसा है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने कागज के एक हवाई जहाज के एक पंख पर एक छोटी सी लोहे की पेपर क्लिप लगा दी है। ठीक है। जहाज का वजन लगभग वही है, वो अब भी कागज का ही बना है, लेकिन उसकी उड़ान की दिशा पूरी तरह से बदल जाएगी, है ना? बिल्कुल, वो एक तरफ झुक जाएगा। तो फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा ही केमिकल टैग है जो प्रोटीन के आकार और उसके काम करने के तरीके को बदल देता है। अच्छा, तो इस अध्ययन में क्या देखा गया? इसमें देखा गया कि न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ने वाले प्रोटीन्स पर ऐसे ही नए टैग लग गए हैं। इसका मतलब है कि वो गोंद जो न्यूरॉन्स को बांधे रखता है, अब अपनी चिपचिपाहट बदल रहा है। एकदम सही। और मस्तिष्क की कोशिकाएं आपस में कैसे बात करती हैं, ये सब उसी पर निर्भर करता है। इन सब बातों को सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। वो क्या? दशकों से विज्ञान और चिकित्सा ने उम्र बढ़ने को केवल बीमारी की शुरुआत के रूप में देखा है, जिसे प्री डिजीज स्टेट कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है। मतलब ये माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति 70 साल का है और उसे अभी तक डिमेंशिया नहीं हुआ है, तो शायद वो बस डिमेंशिया के इतने शुरुआती चरण में है जिसे डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। लोग सोचते थे कि हर कोई उसी रास्ते पर है। लेकिन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की ये रिसर्च तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। 100%। ये स्थापित करती है कि स्वस्थ बुढ़ापा बीमारी का शुरुआती चरण बिल्कुल नहीं है। नहीं है। इसकी अपनी एक बिल्कुल अलग मॉलिक्यूलर पहचान है। इसका अपना एक अलग ब्लूप्रिंट है जहां प्रोटीन अलग तरीके से कट रहे हैं और अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और इस पूरी रिसर्च का यही सबसे बड़ा निष्कर्ष है। वाकई। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दार्शनिक सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? देखिए, विज्ञान में आमतौर पर इन टूटे या कटे हुए प्रोटीन्स को डैमेज या नुकसान माना जाता है। हाँ, यही तो पढ़ाया जाता है। सोचा जाता है कि उम्र के साथ शरीर की मशीनरी बस टूट फूट रही है, जैसे कोई पुरानी कार खराब हो रही हो। जी। लेकिन इस सारे डेटा को देखने के बाद एक नया नजरिया सामने आता है। क्या ये संभव है कि दिमाग का ये बदलता हुआ क्लीवेज पैटर्न वास्तव में शरीर का एक रक्षा तंत्र हो? रक्षा तंत्र, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। लेकिन शरीर जानबूझकर अपनी ही चाबियों को क्यों घिसेगा या अपने ही प्रोटीन्स को क्यों काटेगा?
ये तो पहली नजर में आत्मघाती लगता है। ये आत्मघाती नहीं है, बल्कि ये एक स्कॉच्ड अर्थ रणनीति हो सकती है। स्कॉच्ड अर्थ रणनीति मतलब सब कुछ जलाकर राख कर देना? हाँ, मान लीजिए कि कोई सेना पीछे हट रही है, तो वो उन पुलों को तोड़ देती है जिनका इस्तेमाल दुश्मन कर सकता है। अरे वाह! शायद शरीर जानबूझकर उन चाबियों को घिस रहा है ताकि कुछ खास दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं। जैसे कि एपीपी को उस जगह से काटना जहां से अल्जाइमर की प्लाक बनती है। बिल्कुल, ताकि प्लेग बनने की प्रक्रिया ही शुरू ना हो पाए। तो शायद स्वस्थ उम्र बढ़ने का मतलब नुकसान से बचना नहीं, बल्कि उस नुकसान को एक ऐसे सुरक्षित रास्ते पर मोड़ देना है जहां गंभीर बीमारियां न पनप सकें। ये भविष्य की रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा, रोमांचक और दिशा बदलने वाला विचार है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। ये सब कुछ बदल देता है। बल्कि यह शरीर का अपना खुद का एक सुपर हीरो डिफेंस मोड हो सकता है, जो दशकों तक हमारे दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए लगातार अपनी ही संरचना में बदलाव कर रहा है। ये अध्ययन दिखाता है कि हम इंसानों का शरीर कितना समझदार और जटिल है। बिल्कुल। तो ये पेपर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 4.0 लाइसेंस के तहत प्रकाशित किया गया है और पूरा श्रेय एपिसोड डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाँ, वन पेपर ऑर्बिट हमारे रिसर्च पेपर पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। हमारा लक्ष्य पीयर रिव्यू की गई रिसर्च को सभी के लिए सुलभ बनाना है। जी। यदि यह एपिसोड मददगार था तो कृपया अपने विचार साझा करें और हमें बताएं कि आप आगे किन पेपर्स के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।